92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आखिरी खत और इसको लिखा है मैंने। मेरे साफ सुथरे घर में हर चीज अपनी जगह पे मिलती है। 33 साल की हूं, शादी किए 10 साल हो गए। जब मेरे ब्याह की बात चल रही थी तो रोज मां यही समझाती थी, सुनैना अभी तो अपने कमरे में सब चीज यहां वहां फेंक देती है, शादी के बाद पता चलेगा। माओं के पास भविष्य जान लेने की मशीनें होती हैं शायद। शादी के बाद सचमुच पता चल गया। धीरे धीरे जिंदगी सीख गई मैं। पहले पत्नी बनना सीखा, फिर मां। धीरे धीरे रोटियां बनाना आ गया। धीरे धीरे प्रेस करते वक्त सलवटों पे न झुंझलाने की कला सीख ली। सबसे पहले सबके बारे में सोचने की कला सीख ली। इंतजार सीख लिया, रूठना सीख लिया, नाराज पति को मनाना सीख लिया। हां, एक कला नहीं सीख पाई, तकलीफ भरी यादों को भुला पाने की कला। मैं और दिन शायद एक जैसा ही सफर करते थे। जब सूरज उगता तो मैं सुबह के साथ उम्मीद से भरी हुई अंगड़ाई लेती। कुछ घंटे बाद हल्की सी तलखी। दिन की पेचीदगियां एक दूसरे के साथ सूरज की तंग किरणों की तरह लिपटने लगती। फिर मन की धधकती दोपहर। फिर मुश्किलों का दिन ढलता, हल्की तसल्ली भरी शाम आती। मैं अपनी मुस्कुराहट का शाम जैसा ठंडा नकाब ओढ़ लेती। और फिर रात, स्याह खामोश रात, सारे राज छुपाए हुए। बस कभी याद के लम्हे झींगुरों की तरह सन्नाटे तोड़ जाते। और फिर 8 घंटे बाद एक नई सुबह, उम्मीद की एक नई अंगड़ाई। जिंदगी जैसे एक शोर भरे चौराहे पे लगी ट्रैफिक लाइट। कभी रुकने को कहे, कभी चलने को कहे, और कभी कहे कि तैयार रहो, कभी भी रुकना पड़ सकता है। लेकिन मैं रुकने और चलने का ये खेल खेलते खेलते उकता गई हूं। शादी अरेंज थी। मेरे हस्बैंड राहुल एक प्राइवेट कंपनी में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। काफी जिम्मेदारियां हैं, काफी बिजी रहते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरा ख्याल करते हैं। प्यार की कभी उम्मीद नहीं की तो न होने पे तकलीफ भी नहीं हुई। या शायद ऐसे रिश्ते में इसी फिक्र के होने को ही प्यार कहते होंगे। सुबह से शाम तक अपने माइक्रोस्कोप के साथ बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी दिन में एक बार फोन करके पूछ लेते हैं कि निशांत के इंग्लिश टेस्ट में कितने मार्क्स आए और मैंने अपनी दवा खाई कि नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हुआ कि हमारी बात न निशांत के टेस्ट के बारे में होती थी, न मेरी दवा के बारे में। मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हो गया था कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने जा रही हूं। राहुल के ऑफिस और निशांत के स्कूल चले जाने के बाद मैं स्टडी टेबल के सामने बैठी हूं। सामने है पेन और पेपर और एक जहर की शीशी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरी सहेलियां अक्सर मुझको चिढ़ाती थीं कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट से शादी कर रही हूं, अब तो आलू, टमाटर, चुकंदर सब मुफ्त में ही मिलेंगे, वरना खेतीबाड़ी के साइंटिस्ट से शादी करने का आखिर फायदा क्या। फायदा आज मिला। राहुल जब ऑफिस चले गए तो मैंने उनकी स्टडी टेबल के पास एक अलमारी के अंदर एक चीज थी जो कुछ दिनों से मैंने ताड़ रखी थी, उसको निकाला। किसी जहरीले केमिकल की शीशी जो राहुल किसी काम से घर ले आए थे। इस दोपहर की कहानी कई दोपहरों पहले शुरू हुई थी। तब मैं कॉलेज में थी। पापा का हाल ही में याद शहर ट्रांसफर हुआ था और मेरे लिए सब कुछ नया था। दादाजी के बड़े से घर के बाद मैं पहली बार 2 बेडरूम के फ्लैट में रहने की आदत डाल रही थी। 2 बेडरूम के फ्लैट में आम के पेड़ों से घिरा लंबा खुला बारामदा नहीं था जहां मैं
रस्सी कूद किया करती थी। उसके पीछे लंबी लंबी पौधों की क्यारियां नहीं थीं, जहां मेरा पालतू खरगोश मुझको अक्सर शामों को दौड़ने की प्रैक्टिस करवा देता था। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में खुला आसमान नहीं था, जिसमें पतंगें उड़ती थीं, गम के बादल घुमड़ते थे और दादाजी जब कहानी सुनाते थे तो तारे चमकते थे। लेकिन जल्दी ही मैंने अपने जीवन में हर नई चीज को गले लगाना सीख लिया था। रस्सी कूद के लिए बारामदा नहीं था तो बालकनी पे खड़े होके तुलसी की चाय पीते हुए नीचे सड़क पर चलती गाड़ियों को गिनने का खेल सीख लिया था। पड़ोस वालों को अपने पुराने मोहल्ले की तरह चाची या मम्मी नहीं, आंटी कहना सीख लिया था। और साइकिल चलाने से डरने वाली एक दब्बू लड़की ने एक नए कॉन्फिडेंस से मोपेड चलाना सीख लिया था। मोपेड याद शहर के कॉलेज में पार्क करते वक्त एक दिन बगल में मोटरसाइकिल पार्क करता एक लड़का खड़ा था। मैं अपनी नई जिंदगी को गले लगाना चाहती थी, पर मुझे जल्दी पता चल गया था कि वो मुझको गले लगाना चाहता था। रमन चोपड़ा नाम था उसका, 1 साल सीनियर था, स्टूडेंट्स यूनियन में जॉइंट सेक्रेटरी था। देखने सुनने में अच्छा था और 1000 तरीकों से जताता रहता था कि वो मुझको चाहता था। कुछ दबंग टाइप था। मेरी दोस्तों ने मुझको आगाह किया था कि मैं शहर में नई नई आई थी, इतनी जल्दी बिना सोचे समझे मोटरसाइकिल स्टैंड पे अपना दिल दे दिया। मां ने भी सख्त हिदायत दी थी कि अजनबियों से बात न करो, अजनबियों पे आसानी से भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। मेरी सहेलियां एकदम सही कहती थी और मां भी। इसलिए सरस्वती टी स्टॉल में दूसरी चाय उठाते वक्त जब हमारी उंगलियां गलती से छू गईं, तो मुझे लगा कि अब तो ये लड़का अजनबी नहीं रहा। मां ने तो अजनबियों से ना बात करने की हिदायत दी थी। मैंने रमन को वहीं सरस्वती टी स्टॉल में अपना दिल दे दिया। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रमन से मैं प्यार तो कर बैठी थी, लेकिन अक्सर ये लगता था कि काश वो स्टूडेंट लीडर न होता। अगर वो मेरी इकोनॉमिक्स क्लास का कोई घोंचूसा लड़का होता तो हम लाइब्रेरी की मेजों पे, कैंटीन की टूटती कुर्सियों पे, क्लास में आसपास की सीटों पे मैसेजेस और निगाहें एक्सचेंज करते करते मोहब्बत का काम चला लेते। लेकिन रमन जॉइंट सेक्रेटरी था और प्रेसिडेंट बनना चाहता था। लोग उसको जानते थे और वो चाहता था कि लोग उसको और भी जाने। उन दिनों छोटे शहरों में गाने और नाचने के रियलिटी शोज में हिस्सा लेके वापस आए बच्चे नहीं, यही स्टूडेंट लीडर्स सेलिब्रिटी हुआ करते थे। इसलिए जाने अनजाने इनके आसपास का पूरा सर्कल इनकी छोटी मोटी चकाचौंध के छोटे मोटे घेरे में आ ही जाता था। रमन मुझसे मिलता तो और लोग देखते। धीरे धीरे सबको ये जाहिर होने लगा कि मैं कोई स्टूडेंट भर नहीं थी जो एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम लेके एक स्टूडेंट लीडर के पास गई थी। मैं कॉलेज के खास लड़के की खास बन चुकी थी। मैं जिस दिन पहली बार रमन की मोटरसाइकिल पे बैठी, ऐसा लगा जैसे याद शहर में कोई ब्रेकिंग न्यूज हो गई हो। कुछ खास नहीं हुआ था। रमन एक नई काले रंग की मोटरसाइकिल खरीद के लाया था और चाहता था कि मैं उसका उद्घाटन करूं। हमने कॉलेज खत्म हो जाने और सब लोगों के घर जाने का इंतजार किया। फिर मैं अपना दुपट्टा संभालते संभालते पीछे बैठी। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की। उसके कुछ करीबी दोस्तों ने तालियां बजाईं। हमने लाइब्रेरी के सामने से, फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट के पास, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के बगल वाली रोड पे एक लंबा चक्कर लगाया और मैं शर्माती हुई घर चली गई। लेकिन चपरासियों के भी कान होते हैं और आंखें तो जरूर होती हैं। आंखों आंखों, कानों कानों ये बात मम्मी की सत्संग में मम्मी की एक दोस्त के पास पहुंच गई। उस शाम मैं कॉलेज से घर पहुंची तो मम्मी ने बिना कुछ कहे सुने इतनी जोर से कान उमेटे कि आंखों से आंसू आ गए। मम्मी ने कहा कि पापा को पता चला तो प्रलय आ जाएगी। मेरे साथ मम्मी ने एक सौदा किया। मैं अगर रमन से मिलना जुलना छोड़ दूं तो वो पापा के कोप से, उनके बदनाम गुस्से से मुझको बचा लेंगी। पापा के गुस्से में रमन के प्यार से कहीं ज्यादा जोर था। मैं कई दिन रोती रही, खाना नहीं खाया। शाम को पापा के सामने हंस के चहक के मिल लेती।
पर उसके अलावा अपने कोप भवन में ही रहती। लेकिन मैं जानती थी कि मैं बस हारने के लिए ही लड़ रही थी। मैंने एक दिन चोरी से रमन को फोन किया, उससे कह दिया कि मैं अब उससे नहीं मिल सकती। वो काफी देर चुप रहा और फिर बोला, एक बार मिल लो, आखिरी बार, सिटी हार्ट गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मेरी सहेलियों को मेरे रमन से रिश्ता बनाने पे जितना आश्चर्य हुआ था, उससे कहीं ज्यादा मेरे रिश्ता तोड़ने पे हुआ। अचानक कॉलेज के एक जाने पहचाने लड़के से रिश्ता तोड़ना, वो भी बिन बात के, उनको तो समझ नहीं आया। समझ तो खैर मुझको भी नहीं आया था, लेकिन चाहे मैं जितनी भी जिद्दी बन जाती, मुझको पता था कि अब रमन के पीछे दौड़ना सिर्फ खून जलाना होगा। शायद अपने जीवन में हजारों भारतीय लड़कियों को ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। उस वक्त नाराजगी थी, बेबसी भी थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। लड़कों और लड़कियों की दूरबीनों से देखी गई दुनिया जमीन और आसमान जितनी फर्क होती है। लेकिन रमन और लड़कों की तरह ये नहीं समझता था। अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके जब वो सिटी हार्ट गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में आया, तो आंखों में स्थितियों के लिए शायद उतना ही गुस्सा था जितना मेरे लिए। दो नहीं, सिर्फ एक कप चाय मंगाई गई। हमारी उंगलियां एक दूसरे से दूर रहीं। रोज की तरह उंगलियों की मुलाकात नहीं हुई। वो रोज की तरह मेरी आंखों में नहीं, मेज की ओर देखता रहा। बहुत कम बोला। जैसे कोई युद्ध हो और नाराजगी और नाउम्मीदी की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हों, ऐसे हम दोनों मेज पे आमने सामने बैठे रहे। दोनों सेनाएं थकी हुई थीं। इतने लंबे सफर के बाद हार महसूस कर रही थीं। कोई लड़ने को तैयार नहीं था। बस एक गहरे अफसोस के साथ इस बात का इल्म था कि युद्ध खत्म होने का बिगुल कुछ देर में बच जाएगा। फिर ये दो योद्धा कभी नहीं मिलेंगे। मैंने शब्दों के बाण इस तरह छोड़े कि उसको चोट भी न लगे और तीर निशाने तक भी पहुंच जाए। मैं चाहती थी कि मेरी बात वो समझ जाए, मुझे दोष न दे, मुझसे नाराज न हो। मैं नहीं चाहती थी कि ये तकलीफ भरी अलविदा मुझको तोड़ डाले। वेटर बिल देके खुले पैसे लाने गया तो उसने आखिरकार वो 1 फुट की दूरी पार करके मेरा हाथ थाम लिया। शायद यही था मेरे मन के बांध का वो बटन जो अब तक आंसुओं को रोके हुए था। उसने मेरा स्पर्श किया। आंसू किसी गहरी उफनती नदी की तरह चल निकले। काजल बह निकला। जो थोड़ा बहुत मेकअप किया था बह निकला। आंखों से न जाने कितना गम बह निकला। मैंने रोई हुई आंखों से उसको देखा। वो बोला, आओ मुंह धो लो। गेस्ट हाउस उसके दोस्त का था। कुछ देर बाद एक कमरा हमारे लिए खोल दिया गया। मैं दरवाजा बंद होते ही जोर जोर से रोते हुए उससे लिपट गई। तकलीफ आंखों से बह रही थी। सब कुछ बिखर रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। आंसुओं में भीगी उस दोपहर को 2 साल बीत गए। उसके बाद मैं कभी रमन से नहीं मिली। उसने मुझको मिलने की बहुत कोशिश की। दोस्तों से संदेशे भिजवाए, घर पे फोन किए। मां फोन उठाती और कह देती कि मैं मंदिर गई हूं। सुना है कि वो पागलों की तरह मोटरसाइकिल पे मंदिर चला जाता। वहां हर भगवान के मंदिर के आगे मुझको ढूंढता, गुस्सा करता, फिर फोन करता। मां फोन का रिसीवर अलग रख देती। एक दिन घर के फोन का नंबर ही बदल दिया गया। सुना है उस दिन वो मुझसे प्यार के बदले नफरत करने लगा। सुना है उसने पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज भी छोड़ दिया। बस अपने पापा के दफ्तर में सिगरेट शराब के दलदल में डूबा जा रहा था। सुना है कि वो बुरा आदमी बन गया था।
लेकिन मेरी याद में वो अब भी वही दीवाना टाइप जॉइंट सेक्रेटरी था जो मुझको पहली बार मोटरसाइकिल स्टैंड पे मिला था। ग्रेजुएशन को 2 और साल बीत गए। मेरी शादी हो गई, अरेंज्ड मैरिज। एक बार प्यार करने और खोने के बाद मैं दोबारा प्यार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अब तक रमन का ख्याल मन के कोने में था, लेकिन जब जयमाल के वक्त फोटो देखने के बाद पहली बार राहुल को देखा तो लगा कि अब ये सीधा साधा लड़का ही मेरा जीवन है। जो छूट गया उसको शादी के स्टेज की 2 सीढ़ियां चढ़ते वक्त ही मैं नीचे छोड़ आई। राहुल बहुत अच्छे हैं, शायद रोमांटिक होना नहीं जानते हैं, लेकिन प्यार करना जानते हैं। मैंने भी अपना वचन तोड़ के प्यार करना दोबारा सीख लिया। अब प्यार 2 लोगों में बटा है, राहुल और हमारे 8 साल के शैतान बेटे निशांत में। निशांत पढ़ाई में बड़ा तेज है, एकदम अपने पापा पे गया है। शुक्र है मुझ पे नहीं, हमेशा फर्स्ट या सेकंड आता है क्लास में। राहुल इस बार बोले कि अगर वो फर्स्ट आ गया तो उसको कंप्यूटर दिलवाएंगे। निशांत भी अपने पापा से कम कहां है, फर्स्ट आके दिखा दिया। अब क्या, टीवी खेलकूद सब छोड़ के जब देखो मियां को कंप्यूटर का नया बुखार चढ़ा है। जब देखो इंटरनेट पे फेसबुक वेसबुक न जाने क्या क्या। एक दिन बोला, पापा इतने इंटेलिजेंट, मम्मा तुम बिल्कुल बुद्धू हो, चलो कंप्यूटर सीखो। लो जी, मेरा फेसबुक अकाउंट खोल दिया गया। मैंने कहा ऑपरेट तू ही कर, मेरी समझ में नहीं आता ये। अच्छा खेल चल रहा था मां और बेटे में, लेकिन 3 दिन पहले खेल खत्म हो गया। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि निशांत रोता हुआ आया। किसी ने मेरे अकाउंट पे सारी दुनिया को दिखाने के लिए मेरी कुछ तस्वीरें टैग कर दी थी, ऐसी तस्वीरें जो मेरे बेटे के देखने लायक नहीं थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। जैसे द्रौपदी अपने चीरहरण के बाद धृतराष्ट्र के महल में अपने परिवार के सामने खड़ी हूं, ऐसे मैं अपने कमरे में खड़ी थी। कुछ सेकंड बाद जब उस बिजली के झटके से उबरी तो निशांत के कमरे की ओर गई, डरते डरते, कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए, क्योंकि मैं जानती थी कि वहां अतीत का एक लम्हा कंप्यूटर स्क्रीन पे मेरा इंतजार कर रहा था। तस्वीर देखते ही मेरी चीख निकल गई। बरसों बरसों पहले सिटी हार्ट गेस्ट हाउस के एक कमरे में जब मैं रमन से लिपट गई थी, उस लम्हे के बाद के कुछ मिनटों की तस्वीरों के पुराने कलर्ड प्रिंट्स को स्कैन किया गया था। याद का लम्हा ताजा था। रमन ने कहा कि वो आखिरी बार एक निशानी के तौर पे उन दोनों की तस्वीरें खींच रहा था। कुछ में अभी अभी रो चुकी इस लड़की के बाल बिखरे हुए थे, कुछ में उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। तस्वीरें झूठ बोल रही थीं, एक ऐसी कहानी बताना चाह रही थीं जो सच नहीं थी, किसी अनजान आदमी के नाम से पोस्ट हुई थी। लेकिन इंटरनेट के खुले आसमान में हजारों लोग ऐसे थे जो सच को नहीं जानना चाहते थे, जो तस्वीर का मजा उठाना चाहते थे। बात फैलने लगी, लोग चटखारे लेके बातें करने लगे। दुशासन ने महाभारत में जब द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया था तो कोई नहीं आया था बचाने। आज फेसबुक के जमाने में भी मेरी मर्यादा को उछाला जा रहा था एक चेन मेल की शक्ल में। वो तस्वीरें एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक भेजी जा रही थी। एक पल में तमाशा बन गई थी मैं। आखिर हिंदुस्तान में जितने अपराध कानून की किताब में हैं, उनमें एक है जिसके लिए कभी सजा नहीं दी जाती, औरतों का चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन। 3 दिन बीत गए। आखिरकार एक सुबह राहुल के ऑफिस और निशांत के स्कूल जाने के बाद मैं स्टडी टेबल पे बैठी हूं। सामने जहर की शीशी है, इसके इस्तेमाल होने का वक्त आ गया है। चिट्ठी लिख रही हूं,
मेरे पति को मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है। उन जितना अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। रमन, ये जहर की शीशी तुमको भेज रही हूं, पी लेना, क्योंकि पुलिस की साइबर क्राइम सेल को तुम्हारा पता चल गया है। रिपोर्ट कर दी थी हमने। वो चल पड़े हैं तुम्हारे शहर की ओर। ये चिट्ठी तुमको शायद जेल में मिलेगी। जहर पी लेना, वरना पुलिस वाले जहर पीने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। रमन, तुम जैसा आदमी कभी मेरा नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पति मेरा मान करते हैं, मेरी मर्यादा का मान करते हैं, मेरी सुरक्षा करते हैं। तुम जितने बुरे इंसान हो, वो उतने अच्छे इंसान हैं। तुम मेरी भूल थे, असल में वो मेरा पहला प्यार है। बस इतनी सी थी ये कहानी।